नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और पूर्व कैबिनेट उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा साहब से। प्रोफेसर साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जी कि आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया बिजनेस पॉलिसी में जी और एक आपका कैरियर था, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे आप आईआईएम अहमदाबाद जी। में। एकाएक आपने सियासत में आने का मन कैसे बना? सियासत को अगर सच्चा सेवा भाव से आदमी देखे, अगर कर्म की प्रतिबद्धता की नजरों से देखे, तो मुझे नहीं लगता है काम करने का, सेवा करने का इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म धरती पे आज उपलब्ध है। हम लोग जिस नियत से काम कर रहे हैं, मैंने धरती पे जो संभव था, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे एमआईटी की बात हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो, हर जगह हम लोगों ने, लंदन बिजनेस स्कूल हो, आईआईएम अहमदाबाद हो, धरती पे इससे अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। उनका एक्सपोजर मिला, काम करने का मौका मिला, पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला, अध्ययन अध्यापन का मौका मिला। और जब मैंने ये महसूस किया कि एक इससे भी बड़ा रास्ता हो सकता है, जहां मैंने जो अपनी जीवन भर का जो इकट्ठा किया है और जो जीवन भर की एक सेवा है सरस्वती के रास्ते की, उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और समाज का बड़ा काम कर सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी जब भी बात हुई, वो हमेशा कहते थे कि सिर्फ बोलते ही रहोगे या कभी कुछ करोगे भी। तो उस नजरिए को लेकर के हम लोग राजनीति में आए, वो लेकर के आए। उन्होंने हम लोगों को टिकट दिया, लड़ाया, जिताया, बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे चुनाव में। मैं हमेशा हर मन से कहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका। और मुझको कैबिनेट मंत्री तक उत्तर प्रदेश का बनाया, आज भी राष्ट्रीय सचिव हूँ, प्रवक्ता। तो हम लोगों ने, जब हमें मौका मिला काम करने का, तो बहुत ईमानदारी से, पूरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के साथ मैंने उस तरह काम किया कि जैसे अगर मैं आज मैकिन्जी में काम कर रहा होता, या आज हार्वर्ड में पढ़ा रहा होता, या अहमदाबाद में पढ़ा रहा होता, तो जिस तरह से काम करेगा, और हिंदुस्तान का कोई भी विधायक जिस नीति से, जिस नज़र से काम करता हो, उससे ज़्यादा अच्छा काम प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का होना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिसको समाज ने जितना दिया, जिसको दुनिया ने जितना दिया, उसको उतना ज़्यादा, बल्कि उससे ज़्यादा वापस करना होगा समाज को। प्रोफेसर साहब, 2012 में आपको लखनऊ नॉर्थ से चुनाव लड़ाया गया। चुनाव आप जीत के आए, अच्छे मतों से जीत के आए, और उसके बाद आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। आज के हालात में मीडिया के गलियारों में और जनरल ऐसी बहस है कि आप समाजवादी पार्टी के नए अमर सिंह के रूप में देखे जा रहे हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा सिर्फ प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के रूप में देखे जा सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हाथ जोड़ के बड़ा निवेदन के भाव से कह रहा हूं कि मेरा मुकाबला किसी से मत करना। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का व्यक्तित्व, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का अस्तित्व, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का जो विद्या है, और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जिन चीज़ों के लिए खड़े होते हैं और लड़ना जानते हैं, हम लोग अपना मुकाबला किसी से नहीं करते। बहुत छोटी आज पहचान हो सकती है, लेकिन हमारा प्रतिज्ञा, हमारा संकल्प, हमारा संघर्ष करने की ताकत किसी के मुकाबले ज़्यादा है। सर, समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट हो, पॉलिसी मैटर हो, और पार्टी का जो भी जो परसेप्शन तैयार करना है, उस पर आपकी राय बड़ी अहम मानी जाती है, उसके क्या कारण? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2-4-5 हज़ार लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो उन्हीं को मानते हैं। उसमें एक मैं भी हूँ। तो ऐसे बहुत लोग हैं। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो, आप कोई भी बात उनसे, वो बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, प्रोग्रेसिव थॉट के हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते हैं, और पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। कोई भी बात आप कहना चाहें उनसे, तो आप वक्त लेकर के अपनी बात कहें, आप लिख करके दें, उस पर ज़रूर निश्चित रूप से वो सोचेंगे, विचार करेंगे। उनको कुछ पूछना होगा तो वापस आपको बुलाएंगे, कहेंगे हाँ इसमें मुझे ये क्या है, ये क्या है, और फिर एक सिंथेसाइज करके वो कई लोगों से सलाह लेते हैं, कई लोगों की बात सुनते हैं, कई लोगों को इज्जत दे करके उनसे जो वो कहना चाहते हैं उसको सुनेंगे, लेकिन निर्णय अपना लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आप 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट में रहे। आपके टेन्योर में ऐसे कौन जनता के जो मजबूत काम आपने किए जो गिनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं? देखिए, लखनऊ उत्तर विधानसभा की मुझको जिम्मेदारी मिली। क्षेत्र की जनता ने मुझको अपने हिस्से की ताकत, एक एक वोट डाल करके दिया। तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसी कोशिश करेंगे इस क्षेत्र में जो पहले कभी ना हुआ हो, वो काम मैं करूं। मैंने लिखित करके अपने मोहल्ला और विधानसभा के वाइज मैंने एक मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव से पहले 2011-12 में, और मैंने कहा था, पहला नंबर का वादा था मेरा कि डालीगंज में
रेलवे ओवरब्रिज बनना है, जिसकी उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री की हैसियत से अटल जी उसका शिलान्यास कर चुके थे, और तब वो नहीं बन पाया जब उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री थे। क्यों नहीं बना, क्या नहीं बना, वो 24 साल की डिमांड थी क्षेत्र की, 20-22 साल से फाइल चल रही थी, फाइल पे कई बार अप्रूवल हो चुका था, लेकिन वो नहीं बन पाया। और उसको मैंने लिख के कहा था कि अगर मुझको मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले ये बनाऊंगा। और मुझको खुशी है कहते हुए कि आज तक का यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन का और रेलवे का, हिंदुस्तान के रेलवे का, ये मुझे लगता है कि सबसे कम टाइम में बना हुआ रेलवे ओवरब्रिज का इतिहास है। 9 महीने के अंदर अंदर मैंने रेलवे ओवरब्रिज बना करके चालू कर दिया था। 9 महीना आप समझ सकते हो, रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज जो बनते हैं, जो फ्लाईओवर्स बनते हैं, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल में बनते हैं। लखनऊ कानपुर वाला तो मुझे लगता है जब मैं 9वीं या 10वीं में था तब से जा रहा हूं, आज तक की नहीं बन पाया। तो वो हमने 9 महीने में बनाया। पुरनिया का पुल, मैंने एक दूसरा पुल बनाया, वो भी रेलवे ओवरब्रिज, वो 11 महीने में बनाया। गोमती के ऊपर लगभग 200 साल बाद पुराने लखनऊ में किसी ने पुल बनाया, तो माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को बनाने का मौका मिला। पक्का पुल जो टूट रहा था वो ठीक किया। मेडिकल कॉलेज के सामने बिना ट्रेन एक दिन रोके उसके नीचे नीचे अंडरपास बना दिया, नई टेक्नोलॉजी लगा करके। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि बिना ट्रेन की व्यवस्था रोके ऊपर से ट्रेन चलती रही और नीचे से अंडरपास बन गया उसके, 2 पार्क काट के। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज पे मैंने फुट ओवर ब्रिज बनाया लोहे का। बच्चों के निवेदन था प्रोफेसर का कि साहब हमें पार होने में दिक्कत होती, बहुत बड़ा चौराहा है वहां पे, संभव नहीं कि आदमी पार कर सके। वैसे ये 6 पुल बनाए मैंने, 10 सबस्टेशन बनाए, 1 स्कूल बनाया। अब मेरी पूरी विधानसभा में कोई सरकारी स्कूल नहीं था, 2 मॉडल स्कूल मिले थे उत्तर प्रदेश को। उन 2 में से मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, 1 मुझे दे दीजिए। उत्तर प्रदेश को 2 मिले थे, तो 1 मुझको उन्होंने दिया, मैंने अपनी विधानसभा में बनाया। एक आईटीआई मैंने सैंक्शन किया। ये अलग बात है कि वो आईटीआई आज भी सैंक्शन पड़ा है और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 4 साल में बना नहीं पाई, पहली ईंट नहीं रख पाई है। मैंने कम्युनिटी सेंटर सैंक्शन किया जानकीपुरम में, 2 करोड़ रुपए दिए थे, उसका पैसा दे दिया था, वो वापस हो गया, उस पर आज तक एक ईंट नहीं लग पाई। ट्रॉमा सेंटर, 2 जमीनें मर्ज करके, एक थाने के लिए 2.5 एकड़ की थी, पोस्ट ऑफिस के लिए 2.5 एकड़ की जमीन थी, मैंने दोनों वहां से मूव किए। मैंने कहा थाना कहीं भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 500 मीटर आगे बना दो, मेन सड़क पे हमें ट्रॉमा सेंटर बनाना है। एक्सप्रेस, वो सीतापुर वाला हाईवे है जिसपे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, और बहुत दूरी तक, लगभग 200 किलोमीटर तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं, आदमी केजीएमयू भागता है। मैंने कहा एक हम यहाँ पे सब यूनिट केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर की डेवलप कर देंगे। 5 एकड़ मैंने जमीन डेवलप की और उसमें आज तक एक ईंट नहीं लग पाई। मैंने घोषणा की थी ठाकुरगंज से फैजुल्लागंज के बीच पॉन्टून का पुल बनता है, मैंने कहा आपकी हमें सरकार मिली, इस ये पुल मैं बना दूंगा, 6 पुल पहले बना चुका हूँ। उस पर मैंने निवेदन किया, आज जो वो हैं विधायक जी हैं, मैंने उनसे निवेदन किया। मैंने कई शादियों में मुलाकात हो जाती, कार्यक्रम में मुलाकात हुई, मैंने कहा इसको बना दीजिए, लेकिन आज तक उस पर एक ईंट नहीं लग पाई। तो हम लोगों ने लगातार, और मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ऑलरेडी मैंने जितना गिना दिया, आप उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा उठा लीजिए जिसमें इतना काम 5 साल में कभी हुआ हो, तो आप मुझे बताना। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय खूब गरमाई हुई है परशुराम पॉलिटिक्स को लेकर के। परशुराम चेतना पीठ ने घोषणा किया कि 108 फीट भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी, एजुकेशनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा और जिलों जिलों में मूर्तियां लगेंगी, मंदिर बनेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक टेम्परामेंट है बड़ी तेजी से चेंज हुआ, क्या कहेंगे? भगवान परशुराम चेतना पीठ में मैंने और संतोष पांडे जी ने, हम लोगों ने ये मन बनाया है कि आज तक धरती पे जैसी किसी ने कभी देखी ना हो, किसी ने बनाई ना हो, किसी ने परिकल्पना ना की हो, जिसकी जहां तक सोच ना पहुंची हो आज तक मानव की, उससे एक ज्यादा सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अद्वितीय एक सुंदर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा उनका मंदिर नहीं है। साउथ में तो बहुत सारे, मैं गोवा में गया, बहुत सुंदर मंदिर है, कोणकर में बहुत सुंदर मंदिर है, केरला में मंदिर है, कई जगह हैं, लेकिन मैं आसपास जब देखता हूं तो नहीं दिखाई पड़ता कोई। तो हम लोगों ने बनाया चलो हम बनाएंगे। हम अपने आप को उनका वंशज मानते हैं, हम अपने आप को उनकी भक्ति में उनको आराध्य मानते हैं, तो हमने उनका निर्णय लिया, वो हम लगाने जा रहे हैं। उसके साथ ही गुरुकुल की स्थापना की बात हमने कही है, एक कम्युनिटी के लिए एक सेंटर बना करके जहां पे बच्चों की कोचिंग की बात की। उसमें यह नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण बच्चे होंगे, हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज, हर जाति के बच्चे होंगे, लेकिन उनको कंपटीशन की तैयारी से जोड़ने के लिए कि बच्चे रहें, उनका खाना पीना, रहना चलना सब कुछ वो हम लोग उठाएंगे अपनी ट्रस्ट की तरफ से। और उसमें हम लोग उनको पढ़ाएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सके और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे करके निकाल सके। 2-3 साल तक का उनको लखनऊ में रहने का हमने मन बनाया है। ये 3 सेंटर्स हमने बनाए हैं
और प्लस मैं आपको बताऊं, मुझे इस्कॉन का और अक्षरधाम का जो मॉडल है वो मॉडल मेरे दिमाग में कहीं बहुत सालों से, जब मैं लंदन रहा, यूएस रहा, तो हम लोग वही मंदिर थे जहां हम लोग जाते थे। दिवाली पर अन्नकूट होता था तो चले जाते थे, लाइन में लग के दर्शन करते थे। तो कहीं से उसकी भावना मुझे बहुत सुंदर लगती थी कि वही बंबई में भी है, वही लंदन में भी है, वही न्यू जर्सी में भी है, जगह जगह वही है। तो मैंने कहा एक उसी तरीके की चीज, या राधा स्वामी ब्यास सत्संग के जो सेंटर्स हैं, तो मैंने कहा उस तरीके की एक चीज हम उत्तर प्रदेश में कम से कम, भाई लंदन अमेरिका और न्यू जर्सी में जब बना पाएंगे वो तब बनाएंगे, लेकिन आज की जो बात है, कम से कम उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मंदिर भगवान का जिसमें मूर्ति एकदम सेम हो जैसी हम भगवान परशुराम की लगाने जा रहे हैं लखनऊ में 108 फीट की, वैसी मूर्ति हो और उसी नाम से हो। जैसे इस्कॉन का मंदिर ना, आदमी कहीं बताइए आपने समझ जाता, अच्छा इस्कॉन का मंदिर है, सेम नाम से हो कि भगवान परशुराम चेतना पीठ का मंदिर है, तो आदमी जो जाएगा उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे किसी भी शहर में हम गए और हमें दर्शन करने का मन है, पूजा पाठ करने का मन है, तो हमें पता है वहां गए और हमने वहां जाकर के दर्शन कर लिया भगवान का। इस भावना से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। प्रोफेसर साहब, इस अभियान में आपको कौन से राजनीतिक लोग और कौन से सामाजिक लोग आपको मदद कर रहे हैं और इसका फंड मैनेजमेंट कैसे होगा? देखिए, अभी तो मैंने और संतोष पांडे जी ने बनाई थी ट्रस्ट, हम लोगों ने मिल करके, और मन में भावना थी जिस भावना से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू बनाया। तो हमने ये सोचा कि अगर उस जमाने में जब न रिसोर्सेज थे, देश बहुत गरीब था, किसी के पास सच में दान देने के लिए मन नहीं, बनाता भी तो नहीं था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, और उसके बावजूद एक आदमी ने इतना बड़ा दृढ़ निश्चय लिया, एक प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया, तो उसी रास्ते पे चल के हम लोगों ने भी व्रत लिया। हमने कहा ये हम व्रत लेते हैं कि हम इसको बनाएंगे और लोगों से मदद लेके बनाएंगे। हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि आपके पास व्यक्तिगत पैसा ना होना तो उसकी चिंता कभी मत करना, विचार की ताकत होती है, रुपए पैसे की ताकत नहीं होती। रुपया पैसा समाज में बहुत है, लोग देंगे, मदद करेंगे आपकी, लेकिन चलने वाला कोई चाहिए। तो वो शेर था ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो अपने कारवां में मैं बिल्कुल ये नहीं देखता कि कौन राजनीतिक है, कौन गैर राजनीतिक है, हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये समाज की बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 5 साल में हम एक दिन वोट देने जाते हैं। अगर 50 साल का जीवन है, 80 साल का जीवन है, तो 16 बार नहीं, पहले 20-25 साल तो कोई देता नहीं, 20 साल तो मुश्किल से 10-12 बार हम वोट देंगे किसी को, पार्टी को, किसी पार्टी को प्रदेश में। उस 12 बार के लिए हम जीवन भर किसी से लड़ते रहें तो ये गलत है, ये नाजायज है। आप किसी को वो दे रहे हो, वो एक अलग काम है आपका, वो एक अलग सवाल है आपका, लेकिन हम उसके नाम पे एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाएं, एक दूसरे का विरोध करते रहें, एक क्योंकि वो इनको वोट देता है, वो उनको वोट देता है, तो हम वोट के नाम पे न बटें। हम एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की ताकत बने, और जब हम इकट्ठा होंगे, ये बात सच है, इसी सांस में बिना सांस तोड़े, बिना सांस रोके, बिना सांस बदले कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर सुप्रीम है। तो इसी में मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों को लगेगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आप सच के रास्ते पे चल रहे हो, आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो, आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, और वो आपके नाम पे, समाज में और धर्म के नाम पे आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं वो अगर राजनीति की बात भी आएगी तो भी आपका साथ देगा। प्रोफेसर साहब, 1989 में मंडल दौर के बाद, मंडल इरा के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर आए, ऐसे लगातार 89 के बाद स्थितियां बदली, और आज जो हालात हैं, आपने एक बड़ा आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाने का बीड़ा उठाया। ब्राह्मणों के साथ जो बृहत्तर ब्राह्मण की बात होती है, भूमिहार समाज है, त्यागी समाज है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, गोस्वामी गिरी समाज है, तो इस आंदोलन में क्या बृहत्तर ब्राह्मणत्व पे भी आपका अभियान चलेगा? बिल्कुल 100%, 100%। इसमें कहीं कोई, देखिए, कभी समाज की जब व्यवस्था बनी तो और जब लिखे गए ये नाम, जो भी नाम बृहत्तर ब्राह्मण समाज की बात है, या जो अलग अलग गोत्र लिखे गए और वो हुआ, उसमें कहीं ना कहीं इनमें मतभेद कर दिया गया या इनको अलग अलग गिन लिया गया। उसके कारण थे, उस समय कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का सिस्टम नहीं था, उसमें वोकैबुलरी कॉमन नहीं थी, भाषाओं की सिनर्जिस्टिक एक एक्लेमेटाइजेशन नहीं था। आज जब वो व्यवस्थाएं हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई संस्कार में हम और आप एक ही हैं, विचार में हम और आप एक ही हैं, हम आराध्य एक ही को मान रहे हैं, हम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, तो सबको साथ लेके चलना है। आपस में जो भी लोग बांटना चाहते हैं, ये तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि ये गलत काम राजनीति ने किया, और हमने लोगों को ये बताया कि आप ये हो, आप ये हो, और ये अलग है।
हमको उन सब बंधनों को तोड़ के, सबको छोड़ के, सबको काट के, सबको किनारे करके, सबको अलग करके, सबको, चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, चाहे बृहत्तर ब्राह्मण समाज की बात हो, चाहे सर्व समाज की बात हो, सबको साथ लेके चलना है। और मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण अपने आप में एक विचार है, ब्राह्मण अपने आप में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है और एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जीने का एक ढर्रा है। और ब्राह्मण से ज्यादा समाजवादी सोच का कोई हो नहीं सकता। जब लिखा हमारा संस्कार, जब हमारे ऋषियों ने बात की, जब हमारे गुरुओं ने बात की, जब हमारे पंडितों ने बात की, उन्होंने लिखा, जहां भी लिखा, कोई भी आप उठा लेंगे, उसमें यह लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबकी बात की। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब ने 251 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति सरयू के तट पे लगाने की बात कही। फिट है या मीटर? मीटर है शायद, मीटर तो बहुत बड़ी फिट है 251 फीट। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबके राम का स्लोगन आया, मैं उसमें ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि कहीं ये सॉफ्ट हिंदुत्व के पर्याय पर तो नहीं समाजवादी पार्टी चलने जा रही? देखिए, क्या माननीय अखिलेश यादव जी जब पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, ऑनरेबल डिम्पल जी जब करती हैं, तो क्या उसमें सॉफ्ट हिंदुत्व है? भाई, हम सॉफ्ट और हार्ड कहां से, ये शब्द आए कहां से, ये दिए किसने शब्द? हिंदुत्व हिंदुत्व, आप रिलीजन को सॉफ्ट और हार्ड कैसे कर सकते हो? ये सॉफ्ट क्रिश्चियनिटी और हार्ड क्रिश्चियनिटी की बात तो नहीं होती, सॉफ्ट पारसी और हार्ड पारसी की बात नहीं होती, सॉफ्ट सिख और हार्ड सिख की बात तो नहीं होती। ये सॉफ्ट हिंदुत्व शब्द जिसने दिया, मैं उस शब्द का विरोध करता हूं, गलत शब्द है। हमसे आपसे ज्यादा माननीय अखिलेश यादव, ज्यादा माननीय जितने भी लोग हैं, सबका नाम इसमें गिना जा सकता है, जो जिस धर्म का अनुयायी है, पालन करता है, जो जिसमें विश्वास रखता है, जिसने उसमें जन्म लिया है और उसमें उसकी आस्था है, उसको सॉफ्ट और हार्ड की नजर से नहीं देखा जा सकता। हमारा जो निर्णय है, ये हमारा निर्णय भगवान के रास्ते का है। जितना हम भगवान परशुराम को मानते हैं, उतना ही प्रभु श्री राम को मानते हैं। उनके अनुज तो वही थे। भगवान परशुराम छठा अवतार थे, भगवान प्रभु श्री राम सातवां अवतार थे और प्रभु श्री कृष्ण आठवां अवतार थे। भाई, प्रभु श्री राम के बाद वक्त तो प्रभु श्री कृष्ण का ही आ रहा है, कहां अंतर है उसमें? तो ये सब एक है। और सिर्फ इतने ही नहीं, मत्स्य भी मेरे हैं, कुर्म भी मेरे हैं, वमन भी मेरे, वाराह भी मेरे, नरसिंह भी मेरे, प्रभु श्री परशुराम भी मेरे, भगवान श्री कृष्ण भी मेरे, भगवान श्री राम भी मेरे, बुद्ध भी मेरे, और आने वाला कल की जो 10वां अवतार होगा वो भी मेरा। इसमें कहीं बंटवारा नहीं है। और कोई अगर बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं सावधान करना चाहूंगा, भगवान की जातियां बताने का काम मत करना। समाज को आपने जातियों में बांट दिया, भगवान को मत बांटना। इस विचार से कोई लड़े न लड़े, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा देश भर में लड़ाई लड़ेगा आपसे। प्रोफेसर साहब, गुजरात के असेंबली के चुनाव हो रहे थे, कर्नाटका के चुनाव हुए, राहुल गांधी लगातार मंदिरों में, कुर्बा समाज के मंदिर हो, लिंगायत के हों, वो कलिंगा के हों, और खासकर लेवा पटेल, कड़वा पटेल के मंदिरों में लगातार गए और वहाँ के पॉलिटिकल स्टेटस में चेंज आया। कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली, सरकार में नहीं आई लेकिन बड़ी बढ़त मिली। उत्तर प्रदेश में चूंकि आप जाति नहीं जमात के आंदोलन से जुड़े हैं और बहुत निष्पक्ष तौर पर समाजवादी आंदोलन में आपकी बड़ी भूमिका रही है, तो जो ये सामाजिक आंदोलन आप लेकर के निकले हैं, देश प्रदेश में ही नहीं देश में ये बड़ा प्रयोग है, और इसके क्या सियासी निहितार्थ? इसका कोई सियासी निहितार्थ नहीं है। अगर इसमें मैसेज है तो आज लोगों को यह एहसास हो रहा है कि सच्चाई हमारी तरफ से कमी की नहीं थी। सच्चाई यह थी कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक प्रोपेगेंडा करके, एक गलत प्रचार करके, अफवाह फैला करके, र्यूमर मॉन्गरिंग करके, अपने लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर बैठा करके ये फैला दिया था कि ये लोग तो हिंदू है ही नहीं, ये तो किसी और धर्म और जाति विशेष का काम करते हैं। अगर सच पे है और कोई आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस प्रयोग से, हमारे इस विचार से, हमारे इस रास्ते से, हमारे इस समर्पण से, भगवान के रास्ते पे चलते हुए जो हमने प्रतिज्ञा ली है, उससे अगर लोगों में ये मैसेज गया है कि नहीं भाई, ये भी सच में अपने ही हैं और ये भी उतने हिंदू हैं जितना कोई और हो सकता है, ये भी उतने ही भगवान में विश्वास रखते हैं, ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास रखते हैं उतना ही जितना कोई और रखता है, तो ये तो अच्छी बात है। लोगों को जो कंफ्यूजन था, भाई जब कभी सूरज निकलता है तो अंधेरा हट जाता है, कोहरा छटता है तो उजाला हो जाता है। तो अगर ये कोहरा किसी ने फैलाया था तो छटा जा रहा है, खत्म बात। प्रोफेसर साहब, आपकी जो लीडरशिप है इस पूरे सामाजिक आंदोलन में, आपकी लीडरशिप का क्या आदेश है? किस तरह देखती है लीडरशिप? लीडरशिप का सिर्फ एक निवेदन है, आदेश नहीं। लीडर कभी आदेश नहीं दे सकता। जो सच्चा लीडर है वो निवेदन कर सकता है। और मेरा यह निवेदन है कि सब लोग, सबको धर्म जाति के बंधनों को तोड़ करके, हमारा धर्म और आज होना चाहिए
तो हमारा धर्म मानवता होना चाहिए। आप मेरी जाति अगर पूछना चाहते हो तो मेरी जाति रोजगार होनी चाहिए, मेरी जाति गरीबी से लड़ाई होनी चाहिए, मेरी जाति संघर्ष होनी चाहिए, मेरी जाति न्याय की लड़ाई होनी चाहिए, मेरी जाति पॉवर्टी एलिविएशन होनी चाहिए, मेरी जाति इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, मेरी जाति एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, मेरी जाति सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, मेरी जाति हेल्थ एंड सेफ्टी एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर है तो नर ही नारायण है और नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। यही भाव है। इसी लीडरशिप के विजन से, इसी मुद्दे को लेकर के, इसी मकसद को लेकर के, इसी मंत्र को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और इसको सच करके दिखा देंगे। प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी में बड़े प्रोग्रेसिव नेता के तौर पर आपको देखा जाता है। ये जो आपका सोशल मूवमेंट है, सामाजिक आंदोलन है, ये जो आपने शुरुआत किया है और आपकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, तो इसको लेकर के जो ध्वनियार्थ निकल के आएंगे 2022 को लेकर के, तो क्या असेंबली चुनाव का कोई पॉलिटिकल रोड मैप, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उस तरह कुछ डिजाइन हुआ? देखिए, असेंबली चुनाव का या पार्लियामेंट चुनाव का या उससे बाद के असेंबली चुनाव का या उससे अगले पार्लियामेंट चुनाव का, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, ये बहुत बड़ी बात है। राजनीति का चश्मा बहुत छोटा चश्मा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए इन दो पार्टियों की ही लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं दोनों को कहता हूं ये दोनों बहुत छोटी हैं इसके सामने जो काम हम कर रहे हैं। ये भगवान का काम है। ये भगवान विष्णु जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, ये जिन्होंने सृष्टि बनाई, सृष्टि रची और सृष्टि रचते हैं, पालन करते हैं और फिर इसका संहार हो जाता है और फिर नई सृष्टि रचते हैं, ये उनका काम है। और हमने जो मूर्ति की प्रस्तावना की है भगवान परशुराम की, वो कांस की बनाने जा रहे हैं, जो कि बनाने वालों का कहना है साहब कम से कम 5000 साल चलेगी। 5000 साल में पता नहीं क्या बदलाव होगा, क्या क्या हो जाएगा। यहाँ हम और आप, हमारी आपकी 50 पीढ़ियां नहीं बचेंगी यहाँ। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा विजन बहुत बड़ा है। ईश्वर ने जब तक सांस दी, जब तक शक्ति दी, जब तक बुद्धि दी, विवेक दिया, तब तक ईमानदारी से इस पे काम करेंगे। लोगों को इकट्ठा होने की बात करेंगे, समाज को एक ताकत बनाने की बात करेंगे, उस पर काम करेंगे और लोगों से कहेंगे एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना को खत्म करिए, एक दूसरे को गले लगाइए। यही हमारा मैसेज है, यही संस्कार है। प्रोफेसर साहब, आप बहुत ही गहन आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। जानना चाहेंगे कि जो मूर्ति बन रही है, तो ये कौन लोग बना रहे हैं, किससे बात चल रही है, किस लेवल तक बात आई है? मैं आपको वो बता देता हूं जो मैंने आज तक कभी किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि आपने अध्यात्म के इस पे सवाल पूछा। लोग राजनीति पे पूछते हैं तो मैं नहीं जवाब देता हूं। आपने अध्यात्म पूछा इसलिए आपको दे रहा हूं। हमने हिंदुस्तान के 5 जो सबसे बड़े मूर्तिकार हैं उनको निवेदन किया है कि आप हमें एक शानदार मॉडल बना के दिखाइए, एक रेशो में, जिसके सारे रेशोज एंड प्रोपोर्शंस, एनाटॉमी के, फेशियल एक्सप्रेशंस के, भगवान का जो भाव भंगिमा होगी, जो चेहरे का भाव होगा, उसके हमें बना के दिखाइए। हम लोग अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर, मुझे लगता है कुछ ने 15 दिन का टाइम मांगा है, किसी ने 22, 23, 24 दिन का टाइम मांगा है। टोटल आप देख लें तो लगभग 27, 28, एक दिन, एक महीना मान लेते हैं। उसमें हम लोग जाएंगे, वापस हमें जाना है, जयपुर भी जाना है, उड़ीसा भी जाना है, और वहां पे उसके जो मॉडल्स देखेंगे, उसमें जो सबसे अच्छा भाव भंगिमा लगेगी, सिर्फ मुझको नहीं, हमारे एक बड़ा टीम है, बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ पुरोहित हैं, कुछ बड़े उसमें विद्वान लोग हैं जो कि धर्म और उसी का काम करते हैं। और मेरे मन में है कहीं ना कहीं जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनसे भी हम उसको दिखा करके, उनसे पूछ करके कि भाई ये हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ, देखिए, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा और संतोष पांडे बनाने जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। हम बना नहीं रहे हैं, हमको भगवान ने माध्यम बनाया ये काम कराने का। इतना बड़ा काम तब होता है जब ईश्वर किसी को माध्यम बना देता है। ईश्वर के काम तो भगवान लेना चाहते हैं, वो तो मुझसे, मेरे हाथ से और संतोष जी के हाथ से लेना चाहते हैं। हमको उनको सिर्फ क्रेडिट देना चाहते हैं कि इन दो लोग आए। और मैं आपको बताऊं, 10 भी 50 साल हो सकता है कोई नाम याद रखे, कोई बात करे, उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कौन अभिषेक मिश्रा थे, कौन संतोष पांडे थे। सिर्फ भगवान रह जाएंगे, भगवान की प्रतिमा रह जाएगी। हम उस भाव से काम कर रहे हैं। 4-5 लोगों से बात हुई है, उसमें मॉडल हो गए, मैं आपको फोटोज भी शेयर कर दूंगा, और जब निर्णय होता है तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। प्रोफेसर साहब, आपने कहा, चूंकि मैंने शुरुआत में ही कहा, आपने निमित्त की बात की कि मैं निमित्त मात्र हूं। उत्तर प्रदेश में लगभग 59,163 ग्राम पंचायतें हैं, 833 ब्लॉक हैं। ग्राउंड पर कैसे ये सामाजिक आंदोलन जा रहा है, उसकी क्या रणनीति? जब कभी सामाजिक आंदोलन दुनिया में हुए, किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप देखिए, आप नेल्सन मंडेला साहब की बात करिए, उन्होंने क्या किया, आप विनोबा भावे की बात करिए, आप महात्मा गांधी की बात करिए, आप काशीराम जी की बात करिए, आप शंकराचार्य की बात करिए, किसी ने भी जब भी सामाजिक आंदोलन हुआ उसका एक ही तरीका है,
समाज के बीच जाना। तो हमने मन बनाया है कि हर जिले में, हर तहसील में कोशिश होगी जहां तक हो सके, हर गांव में, आज नहीं अगले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 7 साल में, जब संभव हो सके हम लोग जाएंगे, सबसे मिलने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद, हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ाई लिखाई वाले आदमी हैं, सरस्वती पुत्र मानते हैं अपने आप को, 99% में विश्वास नहीं रखते, 100 में 100 नंबर की तैयारी करते हैं। जब इम्तहान देते हैं तो ये कोशिश होती है कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 आना चाहिए। मेरे पिताजी ने हाई स्कूल टॉप किया उत्तर प्रदेश में, यूपी बोर्ड टॉप के आईएएस अफसर हुए। हम लोगों को भी उन्होंने वही ट्रेनिंग दी कि भाई 100 में 100 नंबर का काम करोगे तब हो सकता है 99 मिले, 98 मिले। तो हम लोग, ये कोशिश है हमारी कि 100 में 100% समाज जुड़े, इकट्ठा हो और समाज के नाम पे जुड़े। आप प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा चुनाव लड़े, आप उनको मत वोट देना चाहते हो, मत वोट देना, आज भी कह रहा हूं, कोई बात नहीं। मैंने किसी वोट से, मैंने आपसे कहा ना, विधायक, मंत्री, इन सब से बहुत बड़े मैंने निर्णय लिया है, और 10, 20, 50 साल का नहीं, 5000 साल का निर्णय है। तो इसकी मैं चिंता नहीं करता, समाज का काम करने निकला हूं, वो करके दिखा दूंगा। प्रोफेसर साहब, आपके पिताजी 1980 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। आपने राजनीतिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रेरणा लिया अपने बाबूजी से? बहुत कुछ। मैं अपना गुरु तब भी उनको मानता था, आज भी मानता हूं और जीवन भर मानता। मैं आज जो हूं, जहां पहुंचा हूं, मां का तो प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद हमेशा रहता है, शायद हर बच्चे पे रहता है। मेरे ऊपर पिता की विशेष कृपा थी। मैंने, मुझको सिखाने से लेकर के, मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, बहुत छोटा रहूंगा, 5, 6, 7 साल का, तब से हम लोगों की उंगली पकड़ करके शाम को वॉक कराना, हमको सिखाना, बैठाना। अभी भी, आज भी, कल की भी मैं आपको बात बताऊं, कल भी लंच के बाद, डिनर के बाद जो उन्होंने पढ़ा, जो उनके, मैं अभी आपसे शेयर कर रहा था, जो उन्होंने, उनके ग्रुप पे चल रहा था, जो अच्छी चीज आई, वो टाइम मैगजीन पढ़ते हैं तो आर्टिकल अंडरलाइन करके मुझको भेज देते हैं। इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं तो 2 आर्टिकल पूरी मैगजीन उनके याद है तो वो पहले शब्द से आखिरी शब्द तक पढ़ते हैं, मुझको 4 टिक करके भेज देते हैं कि तुम ये 4 जरूर पढ़ लेना, पता नहीं तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखा कि नहीं देखा। तो आज भी वो मुझको गाइड करते हैं। मेरा जो, चाहे हिंदी कविता की बात हो, उर्दू पोइट्री की बात हो, मेरा जो बायोग्राफीज पढ़ने का शौक हुआ, ऑटोबायोग्राफीज की बात का शौक हुआ, जो साहित्य का शौक हुआ, हिस्ट्री के प्रति मेरे जो अट्रैक्शन हुआ, फैसिनेशन हुआ, वो सब मेरे पिताजी का दिया हुआ है। और उनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता मैंने जीवन में किसी से सीखा, और आज भी मैं कोशिश करता हूं। वो जब कुछ बोलते हैं तो उनको भी वक्त कम लगता है, मुझे भी वक्त अब कम लगता है, लेकिन जब वो बोलते हैं, कोई बात कहते हैं, तो मैं मेरी आदत है, मैं लिखता भी हूं पलट करके। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, मेरे कई लोगों की बात है। मेरे, आप अगर रिकॉर्ड, मैंने आपको डायरी दिखा दूं, उसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। अगर किसी बड़े नेता ने, किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी बड़े संत ने, किसी हिस्टोरियन ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई बात कही हो तो आप, और मुझे अच्छी लगी, तो आपको लिखी हुई तारीख के साथ, डेट के साथ मिल जाएगी। तो मैंने पिताजी से बहुत कुछ सीखा, मैं आज जो हूं अपने फादर की वजह से। प्रोफेसर साहब, आपने अपने नेता अखिलेश यादव जी से ऐसी कौन सी चीज अपने राजनीतिक जीवन में चुराई जो जीवन भर आपको काम दे? मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उनसे, बहुत सारी चीजें चुराई उनसे। मैं हमेशा उनको ऑब्जर्व करता हूं। देखिए, मैं एक बात मानता हूं, मैंने पिताजी को देखा है, उनको देखता हूं, जो टॉप मैन है वो हमेशा अलग तरीके से सोचता है। जब मैं मैनेजमेंट में स्टूडेंट था, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट था। मैंने सीईओ कोचिंग बहुत की, सीईओ कंसल्टिंग बहुत की। मैं कोई भी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट तब तक नहीं लेता था जब तक मेरी सीईओ से बात नहीं हो रही, कितना महंगा प्रोजेक्ट हो, कितना वो पैसा दे रहा हूं। अगर सीईओ ऑन बोर्ड नहीं है और कॉर्पोरेशन का, चाहे पिता परिवार में, चाहे माँ, जो भी परिवार का मुखिया का सदस्य, चाहे दादा चला रहे हो, चाहे नाना चला रहे हो, आपको जब तक वो मैन टॉप बोर्ड ऑन बोर्ड नहीं है, तब तक आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप अलग सोचती है, लेकिन टॉप मैन अलग सोचता है। तो उनकी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह निर्णय लेते हैं, किन चीजों पे विचार करते हैं और उस विचार को किस दिशा में ले जाते हैं। और मैंने कुछ कहा, मैंने कई बार नोटिस किया, मैंने कुछ कहा, फिर किसी और ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, उसको उन्होंने किस तरीके से सिंथेसाइज किया और फिर वो किस निर्णय, कई बार मैं जो कहता हूं उसके खिलाफ निर्णय हुए, लेकिन मैंने सोचा बाद में, मैंने कहा अच्छा उसमें उन्होंने ये सोचा, फिर ये सोचा, तो निर्णय कैसे हुआ। जो टॉप मैनेजमेंट, टॉप टीम का, टॉप पर्सन का डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, वो मैंने उनसे सीखा है कि कैसे निर्णय लिए जाते चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना है, किसको कितनी ऊंचाई देनी चाहिए अपनी सोच में। और एक दूसरी चीज जो मैंने राजनीति में उनसे सोची, वो हमेशा कहते हैं और मैं ओपनली कहता हूं मैंने उनसे सीखी है, वो है कि राजनीति करने के लिए आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। विपक्ष पक्ष, मेरा विरोधी मुझको वोट देता है, नहीं वोट देता है, मेरे खिलाफ है, मेरी बुराई करता है, मेरा विरोध करता है, फेसबुक पे मेरे खिलाफ कमेंट करता है, मेरे खिलाफ टिप्पणी करता है, साजिश करता है, मेरी शिकायत करता है। कई ऐसे हैं जो मेरे बॉस से मेरी शिकायत करते हैं, मुझे पता है, लेकिन आज तक
आप अगर माननीय अखिलेश यादव से पूछेंगे तो वो गवाही देंगे इस बात की कि प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने आज तक किसी की कभी उनसे बुराई नहीं की होगी, क्योंकि मेरा तरीका अलग है, मेरा काम करने का, सोचने का तरीका अलग है। मेरा विचार है कि आदमी, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दो कि किसी की मिटाने की जरूरत ना पड़े कभी। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश में जो परशुराम पॉलिटिक्स हो रही है, इस पे कांग्रेस से जितिन प्रसाद जी भी मूवमेंट कर रहे हैं। पहले से ब्राह्मण चेतना परिषद उनका चल रहा था, बीएसपी ने भी इस पे मूवमेंट बढ़ा दी है। तो एक तरह से ब्राह्मण पॉलिटिक्स में एक वॉर शुरू हुआ है। इस पे आप इसको कैसे परिभाषित करें? देखिए, ब्राह्मण पॉलिटिक्स शब्द ही गलत है। ब्राह्मण, मैंने पहले भी कहा, विचार है, और ब्राह्मण सर्व समाज का विचार है। ब्राह्मण जब सोचता है, सबके लिए सोचता है, सबके लिए करता है। आज अपने कंधे पे ब्राह्मण ये भार उठाए तो हो रहा है कि पूरा समाज मेरे कंधों पे है, पूरी व्यवस्था मेरे कंधों पे है, पूरा धर्म की व्यवस्था मेरे कंधों पे। इस विचार को वो लेकर के चलता है। देश का सबसे बड़ी चीज अगर वो सबसे पहले मानता है तो राष्ट्र की बात करता है। तो आप हमारे यहाँ कोई भी संकल्प होता है, आप उसमें देखिए सबसे पहले अखंड भारत की बात होती है, राष्ट्र की बात होती है, आर्यावर्त की बात होती है, तब ग्राम और स्थान की बात होती है। परिवार और जात पे वो कभी नहीं आता। किसी मंत्र, किसी श्लोक में आपको परिवार जात नहीं मिलेगा, ग्राम मिलेगा, राजा मिलेगा, आपको पूरा देश की बात होगी, गंगा और जमुना की बात होगी। तो ये उसकी विचारधारा है। ये आज जो भी है, हम लोगों ने जो घोषणा की, जब भगवान परशुराम चेतना पीठ में मैंने संतोष जी ने घोषणा की कि हम 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने कहा कि हम उससे भी भव्य लगाएंगे। फिर अगले दिनों फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर कई बार ब्राह्मणों का नाम लिया, बात की। कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस ने तो वो डिमांड रखी जो काम हम पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा भगवान परशुराम की जयंती होनी चाहिए। हमने भगवान परशुराम की जयंती की घोषणा की थी। वो तो बीजेपी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो महापुरुष है। अब हमारे भगवान को, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिन पे हम आस्था रखते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, मेरी पत्नी निर्जला व्रत रखती हैं जिनके लिए, उनको उन्होंने महापुरुष बता दिया और उनकी छुट्टी की घोषणा खत्म कर दी। कोई ऐसा नहीं, ठीक है, हम भाई बहुत हमें मनाना है, हम पूजा तो आज भी करते हैं, व्रत तो इस बार भी रखा उन्होंने, व्रत मैंने रखा इस बार, पूजा हमने आज भी की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भाव है, जो नियत है, जो भावना है भगवान के प्रति और भगवान के वंशजों के प्रति, वो दिखाई पड़ती है इससे। तो उन्होंने ये डिमांड उठाई। हमने पहले भी कहा था, माननीय अखिलेश जी ने घोषणा की थी भगवान परशुराम जयंती की। हमने पहले भी कह रखा है, सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पहले निर्णयों में से होगा, 100 दिन के अंदर अंदर, हम लोग पहले 100 निर्णयों के अंदर अंदर ये निर्णय होगा कि भगवान परशुराम की जयंती की दोबारा घोषणा की जाएगी। बाकी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इसका राजनीति से कोई लेना देना। जो काम करना चाहता है, जितने लोग काम करना चाहते हैं, करिए ना। इतना बड़ा समाज है, क्या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा अकेले काम कर लेंगे? नहीं, सबको करना पड़ेगा, तब काम होगा। प्रोफेसर साहब, एक नितांत व्यक्तिगत सवाल, आपकी धर्मपत्नी भी प्रोफेसर हैं, व्यक्तिगत जीवन में और राजनीतिक जीवन में आपकी वो कैसी सहयोगी है? देखिए, मुझे लगता है कि पत्नी का जो रोल है वो एक स्टेज तक माता पिता का रोल और उसके बाद पत्नी का रोल। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आदमी स्वयं बनाता है, माता पिता तो जन्म है, वो तो ईश्वर ने तय कर दिया, उन्होंने जन्म दिया आपको। लेकिन उसके बाद जो स्वयं चुनता है, स्वयं जिसके प्रति प्रतिष्ठित होता है, स्वयं जिसके प्रति संकल्पित होता है, और जीवन की बात नहीं, 7 जन्मों की बात हमारे धर्म में कही गई है, वो पत्नी का रिश्ता होता है। मेरी पत्नी के तरफ से मैं कह सकता हूं कि मेरा सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा संबल, मेरा सबसे बड़ा विश्वास और मेरा एक अखंड प्रतिज्ञा का अगर स्वरूप है तो वो मेरी पत्नी है। उन्होंने हर चीज में, अगर मुझको ये लगता है कि भगवान न करे कभी कितना भी कठिन वक्त आ जाए मेरे ऊपर और सबका ख्याल रखना होगा, सबकी ताकत से चलना होगा, तो मुझे लगता है कि वो अकेले स्वाति वो कर सकती हैं, जो कि शायद मैं भी नहीं कर सकता। उनकी प्रतिज्ञा, उनका संकल्प शायद मुझसे भी बड़ा है और मुझे बहुत ताकत मिलती है, बहुत साथ मिलता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा हमारा साथ बना रहे, एक दूसरे का सम्मान बना रहे और इस जन्म नहीं, 7 जन्म में वही जीवन साथी मिले। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ये थे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। शख्सियत के अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम।